हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारती भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है सेकेंड क्वेश्चन में, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर तथा क्या चीज फिर अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, यानी ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर और फिर अनुप्रवाह में कितना 44 किलोमीटर जाती है। ठीक, फिर वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जा सकती है। फिर कह रहा है शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग को ऐसा क्वेश्चन का तैयारी जरूर करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए हम लोग पहले इसमें हम लोग मान लेते हैं क्या क्या चीज, ये चीज पहले समझ लीजिए। हमको निकालना क्या है, तो ये देखिए हमको निकालना है यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है। तो पहले हम लोग इस चीज को मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर को हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर हम लोग मान लेते हैं धारा की चाल को हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड यूज किया गया है। एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है, और साथ में एक यहाँ यूज किया गया है इसमें अनुप्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह क्या होता है, इस चीज के बारे में मैं आपको पहले समझा दूं, तब आप लोग को क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ऊर्ध्व प्रवाह और यहाँ लिखा हुआ है हमको अनुप्रवाह। ये दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चैनल पर आप लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि नदी में इधर ऐसे ये नदी है और इसमें पानी जो देख रहे हैं आप, ये पानी इधर की ओर ऐसे बह रही है। पानी इधर की ओर ऐसे बह रही है, इधर की ओर। ठीक है, अगर कोई नाव इधर की ओर तैर रहा है, चल रहा है, इधर कोई नाव अगर इधर चल रहा है तो इसको हम लोग अनुप्रवाह बोलते हैं। यानी धारा की दिशा में जब होगा तो उसको हम लोग अनुप्रवाह बोलेंगे। और अगर विपरीत दिशा में इधर अगर चलेगा तो इसको हम लोग ऊर्ध्व प्रवाह बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए पहले आप कि अनुप्रवाह मतलब हो गया आपका धारा की दिशा में और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब हो गया धारा के विपरीत दिशा में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब लिख लेते हैं पहले ऊर्ध्व प्रवाह में और अनुप्रवाह में चाल क्या क्या होगा, ये चीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि ऊर्ध्व प्रवाह में चाल। क्लियर, लिख लीजिए नाव की चाल बराबर ये हो जाएगा मेरा ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, ये हो जाएगा मेरा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुप्रवाह में नाव की चाल, ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो बातें इसमें मेन है। क्या क्या चीज कि ऊर्ध्व प्रवाह में और अनुप्रवाह में नाव का चाल क्या क्या होगा, इस चीज को
जानना बहुत जरूरी था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके आगे हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे ये थोड़ा ध्यान से समझिए। फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे चूंकि यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पे समय की बात हो रही है, तो समय की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे समय का फॉर्मूला यूज करेंगे। समय का फॉर्मूला मेरा क्या होता है ये थोड़ा समझिए। समय का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल। हम लोग अभी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। समय बराबर क्या चीज, दूरी बट्टा चाल, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए क्या क्या चीज आपको करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्लियर कि 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर जाता है और क्या 44 किलोमीटर क्या चीज में, अनुप्रवाह में, यानी 30 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में और 44 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाता है, तब उसको टोटल टाइम 10 घंटा लगता है। चलिए अब इस चीज को पहले हम लोग समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न से क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या चीज, ये थोड़ा सा देखिए। प्रश्न से क्या चीज कि 30 किलोमीटर जाता है ऊर्ध्व प्रवाह में, तो ऊर्ध्व प्रवाह का चाल हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस वाई, तो 30 बट्टा क्या चीज, x माइनस वाई। फिर 44 किलोमीटर था शायद, देख लेते हैं एक बार। 44 किलोमीटर ही है और 44 किलोमीटर जाता है अनुप्रवाह में, तो 44 बट्टा x प्लस वाई हो गया अनुप्रवाह में। तब जाके इसको टोटल टाइम सब में हमने लगा दिया समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और तब इसमें इसको टोटल टाइम लगता है 10 घंटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 10। समीकरण 1 मेरा तैयार हो चुका है। ठीक है, अब समीकरण 2 निकालने के लिए फिर इसी तरह हम लोग काम करेंगे कि देखें कि ऊर्ध्व प्रवाह में कितना जाता है। तो देखिए यहाँ पे 13 घंटा का समय लगता है। 13 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है ऊर्ध्व प्रवाह में और 55 किलोमीटर जाता है अनुप्रवाह में, यानी 40 और 55 है और 13 घंटा का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फिर मेरा 40 बट्टा x माइनस वाई प्लस 55 बट्टा x प्लस वाई, यानी 40 बट्टा x माइनस वाई प्लस 55 बट्टा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 13 घंटा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, फाइनली मेरा क्वेश्चन इतना ही कह रहा था कि 40 किलोमीटर कहाँ जाता है, ऊर्ध्व प्रवाह में, और 55 किलोमीटर जाता है अनुप्रवाह में, तो इसको 13 घंटा का टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ नहीं विशेष करना है, समीकरण 1 और 2 को हमको सॉल्व कर देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई मान के भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे क्या चीज की, हम लोग यूज करना है अभी विलोपन विधि से। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, अब हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। समीकरण 1 मेरा है कि 30 बट्टा x माइनस वाई प्लस 44 बट्टा x प्लस वाई इज इक्वल टू है 10। समीकरण 1 है ये मेरा, और समीकरण 2 है मेरा 40 बट्टा x माइनस वाई प्लस 55 बट्टा x प्लस वाई इज इक्वल टू है 13। ये हो गया मेरा समीकरण 2। ठीक है, सिंपल काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 3 से। तो इससे होगा क्या मेरा, इसका ये टर्म और इसका ये टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, 120 बट्टा x माइनस वाई
प्लस 44 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16 एक 17 176 बट्टा x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा 40। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया मेरा 120 बट्टा x माइनस वाई प्लस 55 को 3 से गुना करेंगे तो हो गया मेरा 165 बट्टा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 को 3 से करेंगे तो ये हो गया 39 अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट, घटाने पर घटाएंगे तो ये हो गया मेरा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये और ये मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, बच क्या गया ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हमको बचा कि यहाँ पर है मेरे पास, गौर से देखिएगा तो आपको क्लियर पता चलेगा। यहाँ 176 बट्टा एक्स प्लस वाई और यहाँ पर है मेरा 165 बट्टा एक्स प्लस वाई। अगर हम घटाएंगे इस दोनों को तो हमको मिल जाएगा, यानी 176 में से अगर हम लोग 65 को घटा दे तो हमको मिल जाएगा 11। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 11 बट्टा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा 40 है और ये है आपका 39, तो घट के हो गया मेरा 1 को हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बट्टा में 1 लेकर के। ये हमको मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। और ये अब जो x प्लस वाई का मान आया है, इस x प्लस वाई का मान जो है हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में भी डाल देंगे तो काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 में ही डालते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या है ये थोड़ा सा देखिए। समीकरण 1 है मेरा 30 बट्टा एक्स माइनस वाई। यहाँ पर हम लोग लिख लें कि समीकरण, लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, यहाँ इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसी समीकरण को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ लिख देते हैं। देखते हैं क्या क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लोग नीचे आ जाएं, फिर हम लोग को सॉल्व भी करना है और आगे भी। यह था मेरा समीकरण। चलिए यहाँ हम लोग लिखें, चलिए अब मान डालते हैं यहाँ पे। इसमें ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग कर दें क्या चीज, 30 बट्टा में है x माइनस वाई प्लस 44 बट्टा x प्लस वाई का मान है मेरा 11 इज इक्वल टू हो गया 10। यहाँ पर हो गया मेरा क्या चीज कि 30 बट्टा x माइनस वाई प्लस डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4, 11 चौक 44, ये हो गया मेरा 10। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या हो जाएगा। यहाँ पे 30 बट्टा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4, फिर इसके आगे अब क्या, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 30 बट्टा x माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 6। ठीक है, 6 से इसको काटते हैं तो 6 पंचे 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया मेरा 5। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 3 और किसको 4 को हल करने पर, हल करने पर समीकरण 3 क्या था मेरा, समीकरण 3 था मेरा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 11, ये था मेरा समीकरण 3। ठीक है, और समीकरण 4 है मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू है 5, ये है मेरा समीकरण 4। ठीक है, सिंपल काम, विलोपन विधि ही यूज कर लेते हैं, इजी वे में बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड जो ही करेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। गौर से देखिए तो यहाँ पे y वाला मेरा कैंसिल हो गया,
क्या बच गया यहाँ पे, ये देखिए x और x, ये हो गया मेरा 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू हो गया मेरा 16/2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये मान समीकरण 3 या 4 किसी में डाल देते हैं, तो यानी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 3 और 3 से, और नहीं, समीकरण 3 से। 3 मेरा क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x की जगह आपको डाल देना है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब इसके आगे x इज इक्वल टू क्या होगा, आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।